Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, आज सबका अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट जो हेडिंग चलेगी उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आप जानते हैं कि अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। यह एनसीईआरटी की 4th यूनिट है। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की हम जिसमें किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म और उस रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन फैक्टर असर डालते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। यह एक स्पेशल टाइप की ब्रांच है जिस ब्रांच में हमारा फोकस होता है रिएक्शन की रेट क्या होती है, मतलब रिएक्शन में समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन होता है उसके बारे में हम पूरा अध्ययन करते हैं। इसको समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा पहले कि रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन मतलब होता है, रिएक्शन दो चीज होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन का रॉ मटेरियल होता है। तो जब कोई रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, अपने बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन का बुनियादी मतलब होता है रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड का टूटना और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड का बनना। रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में आता नहीं है, बल्कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आने के लिए बहुत सारे स्टेप या ऑपरेशन फॉलो करते हैं। तो कोई भी रिएक्टेंट जब जाता है प्रोडक्ट में तो जो ऑपरेशन या जो स्टेप फॉलो करता है उसकी जो डिटेल स्टडी होती है उसे कहते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म। तो हमें यह जानना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना चेंज होता है, माने द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। हम बताए थे इसके वीडियो जो हो चुका है। आज हमारा फोकस हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर अपना असर डालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे असर डालने वाले इंपॉर्टेंट 6 फैक्टर हैं। उसमें से जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है उसका नाम है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कैसा है, रिएक्टेंट का नेचर क्या है। तो जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है उसका नाम है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर है उसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट। थर्ड फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर। चौथा जो फैक्टर है उसका नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। पांचवा फैक्टर है उसका नाम है रेडिएशन, विकिरण। रेडिएशन। और जो छठवां फैक्टर है उसका नाम है एक्सपोज एरिया। जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट का जो पार्टिकल है उसकी सरफेस एरिया क्या है, उसकी साइज क्या है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोज एरिया, मतलब रिएक्टेंट का खुला क्षेत्रफल। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज होता है उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर 6 फैक्टर असर डालते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, रेडिएशन और एक्सपोज एरिया। एक एक करके हम सब पर बात करेंगे आज। सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आप जानते हैं रिएक्टेंट भी दो टाइप का होता है। एक ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है उसे कहते हैं लेस स्टेबल रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी जब कम होती है इसका मतलब क्या है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। अगर रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उसकी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी,
बांड को तोड़ने में उनकी आसानी होगी। हमारे कहने का मतलब क्या होगा, अगर रिएक्टेंट लेस स्टेबल है तो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, रिएक्टेंट अगर मोर स्टेबल है तो रिएक्शन की रेट कम होगी। कहने मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट का नेचर भी रिएक्शन के रेट पे असर डालता है। जैसा रिएक्टेंट होगा वैसा रिएक्शन की रेट होगी स्टेबिलिटी के आधार पे। स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है, इस बात का आपको जानना होगा। और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, अवक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। दूसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत अच्छी बातचीत होगी जब एक लेसन आएगा। 11th का जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो यूनिट है उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बहुत अच्छा एक लॉ आएगा, उसका नाम होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग और वागे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, दोनों लोगों ने मिल करके रिएक्शन के रेट को समझाने के लिए बड़ा फेमस लॉ दिया, उसका नाम रखा गया लॉ ऑफ मास एक्शन। वह लॉ बोलता क्या है कि जो रिएक्शन की रेट होती है, रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टिंग स्पीशीज के एक्टिव मास पर। रिएक्टिंग स्पीशीज का मैंने उल्लेख किया है। रिएक्टिंग स्पीशीज माने होता है कि वे सभी रॉ मटेरियल जो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, वे चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे किसी प्रकार के और अलग कंपोनेंट हो। तो अगर किसी भी रिएक्टेंट या रिएक्टिंग स्पीशीज का एक्टिव मास ज्यादा होगा तो उसकी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। इस ए से बी बनने में ए आपका रिएक्टेंट हो गया, बी आपका प्रोडक्ट हो गया। अब लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि इस रिएक्टेंट का एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। आप जानते हैं एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते स्क्वायर ब्रैकेट में, एक्टिव मास को बोलते हैं मोलरिटी और उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन केमिस्ट्री का जो मेरा 3rd वीडियो है उसका पूरा फोकस एक्टिव मास पर, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। तो ये आपका रिएक्टेंट हुआ। तो अगर इस रिएक्टेंट एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, या लिख सकते हैं R इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये R है, इसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास एक मतलब होता है एक्टिव मास A और K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। इसको देख के लग रहा है कि एक्टिव मास ज्यादा होगा तो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, एक्टिव मास ज्यादा होगा तो मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी। तो यह आपका हो गया दूसरा फैक्टर, इसको मैंने समझाया लॉ ऑफ मास एक्शन से। इसके बारे में बहुत अच्छी बातचीत होगी केमिकल इक्विलिब्रियम के लेसन में। अब आता है 3rd फैक्टर आता है, इसका नाम है टेम्परेचर। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स बड़ा बेहतरीन पढ़ना है, उसके कीनोट को समझना है, तो टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है इसको जानना बहुत अनिवार्य है। टेम्परेचर का जो फैक्टर है इसके बारे में अभी हल्की फुल्की बातचीत होगी। इसी लेसन में जो वीडियो आएगा हमारा 2-3 वीडियो के बाद, उसका नाम होगा अर्हेनियस कोलिजन थ्योरी। उसी में लेक्चर होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड अर्हेनियस का इक्वेशन। आज पहले ये जानते हैं कि टेम्परेचर का रोल क्या होगा। एक आम रोल आप जानते ही हैं कि रिएक्शन में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रिएक्शन उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। एनर्जी जब ज्यादा मिलेगी तो रिएक्टेंट के बांड के टूटने के चांस ज्यादा रहेंगे, रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिएक्शन की रेट बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए होता है जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मॉलिक्यूल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी। उस काइनेटिक एनर्जी के होने से उसका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरे से टक्कर मारने की क्षमता बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं रिएक्शन होने की जो सबसे बुनियादी शर्त होती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होने वाला इफेक्टिव कोलिजन। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रिएक्शन की रेट होगी। इस बात को समझाया था अर्हेनियस ने। उन्होंने इसको समझाने के लिए एक आंकड़ा पेश किया।
उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसका रेट अपने इनिशियल रेट का दोगुना हो जाता है। मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ जाने से रिएक्शन का रेट दोगुना हो जाता है। उस टेम्परेचर का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। इसके बारे में बातचीत होगी, अगले वीडियो में आएगा, लेकिन आज ये जानिए कि टेम्परेचर का बड़ा रोल है रिएक्शन की रेट पर। तो फैक्टर ऑफ एक्टिंग में सबसे नंबर 1 पर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा था कंसंट्रेशन, तीसरा था टेम्परेचर, चौथा आता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जो है फिजिकल में एक नई ब्रांच अब आई है, उसके लेसन आता है कैटलिसिस, उसके बारे में बातचीत होगी। लेकिन आज जानिए कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट का जो एक आम जो जनरल मतलब होता है कि जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन के रेट को तेज करता है। लेकिन अब ये बात अलग हो गई है। अब जो एडवांस केमिस्ट्री आती है उसमें यह कहा जाता है कि वे सभी सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट पर असर डालते हैं, असर डालने मतलब हो गया कि इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है और रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो न तो रिएक्टेंट है न तो प्रोडक्ट है बल्कि रिएक्शन के रेट असर डालता है, अगर रिएक्शन के रेट को तेज कर देगा तो वह होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, रिएक्शन के रेट को कम कर देगा तो वह होगा नेगेटिव कैटलिस्ट। और दोनों घटना कहलाएगी साइमल्टेनियसली पॉजिटिव कैटलिसिस एंड नेगेटिव कैटलिसिस। अब पांचवा फैक्टर आता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। अगर कोई रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो जितना ज्यादा लाइट एनर्जी की, जितना ज्यादा रेडिएशन की ताकत रहेगी उतना ज्यादा रिएक्शन की रेट रहेगी। आई एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी। इसके बारे में बातचीत होगी। एक लेसन आएगा जो लेसन बीएससी थर्ड ईयर में है, बीएससी ऑनर्स में, उस लेसन का नाम है फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब छठा आता है एक्सपोज एरिया। एक्सपोज माने होता है खुला और एरिया माने होता है क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि रिएक्शन की रेट जो होती है, अगर रिएक्शन हेटेरोजेनस है तो वह डिपेंड करती है रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया जब ज्यादा रहती है तो एक्टिव सेंटर ज्यादा रहता है, फ्री वैलेंसी ज्यादा रहती है, एडजॉर्प्शन की क्षमता ज्यादा रहती है, वहां पर रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाती है। उसका आसान एग्जांपल, अगर आपके पास एक कोई चीज है, अगर वह एक साथ सटी हुई है, अटैच है, बड़े पार्ट में है तो उसकी बर्निंग बहुत कम होती है। उसी चीज को तोड़ दिया जाए अर्थात छोटे छोटे पार्ट में कर दिया जाए तो उसकी बर्निंग स्पीड तेज हो जाती है। हमारे कहने मतलब क्या होगा, जिस चीज का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है उस चीज की रिएक्शन की रेट ज्यादा रहती है। यह रिएक्शन के रेट पर 6 फैक्टर असर डालते हैं। नंबर 1 है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है कंसंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा कैटलिस्ट, पांचवा है रेडिएशन और छठा है एक्सपोज एरिया। जब सारे फैक्टर असर डालते हैं तब रिएक्शन की रेट कम या ज्यादा होती है। इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो आएगा वह वीडियो होगा, फोकस होगा रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ पर, रेट कांस्टेंट और रेट लॉ। उसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड अदर फेनोमेना। धन्यवाद।